नमस्कार दोस्तों, मैं व्योमेश शुक्ल हूँ। ब्रह्म राक्षस नाम के फेसबुक पेज पर बुनियादी रूप से हिंदी आलोचना पर एकाग्र ये फेसबुक पेज डॉक्टर वंदना चौबे जी द्वारा संचालित। वंदना चौबे साहित्य के लोगों के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और संप्रति आर्य महिला डिग्री कॉलेज वाराणसी में हिंदी का अध्यापन करती हैं। समय समय पर उनके लेख हम लोग पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी कोशिश आलोचना की स्मृति को स्थायी करने की एक बहुत रचनात्मक और बहुत साहसिक कोशिश उन्होंने की है, जिसका एक बहुत शानदार आगाज़ कल हुआ जब हिंदी के जाने माने कवि आलोचक अशोक वाजपेयी ने हिंदी के एक और अकाल काल कवलित मूर्धन्य देवी शंकर अवस्थी को अपने शब्दों में, अपने प्रत्ययों में पुनरुज्जीवित किया। कल अशोक जी का भाषण इतना सर्वसमावेशी था, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव भाई साहब, रामानंद कुमार जी, रुचि खरवार जी, स्वयं ब्रह्म राक्षस पेज से वंदना जी, सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। तो कल अशोक जी का जो बहुत शानदार, बहुत समावेशी देवी शंकर अवस्थी के कृतित्व और उनके ब्रिलियंस को तमाम आयामों में गिरफ्त में ले लेने वाला भाषण सुनने के बाद मैं यही सोचता रह गया कि अब बोलने को बचा क्या है। और मैं अशोक जी के लिए बहुत सारी शिकायतों से भर गया और वो शिकायतें अब और मेरे मन में बढ़ गई हैं जब डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी ने देवी शंकर अवस्थी के जीवन के भीतर जाकर के बहुत सारी बातें और उद्घाटित कर दी हैं। तो दरअसल मेरे पास करने को कुछ बचा नहीं है। मैं बहुत बाद में बैटिंग करने आया हूं, तब तक मेरी टीम जीत चुकी है बिना मेरी बैटिंग के ही। तो लेकिन फिर भी नामवर जी मीर तकी मीर का एक शेर बार बार सुनाते थे और कहानी नई कहानी, चूँकि देवी शंकर अवस्थी का प्रसंग है तो ये शेर और भी प्रासंगिक हो उठता है। जिससे खोई थी नींद मीर ने कल, इब्तिदा फिर वही कहानी की। तो मैं अगर पिष्ट पेषण करूँगा, मैं अगर कही हुई बातों को फिर से कहूँगा, तो आप याद कर लीजिएगा कि कीर्तन भी भारतीय परंपरा है और सच्चाई को बार बार दोहराया भी जाना चाहिए। तो मैं शुरू करूं। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और मुझे अपना काम, जो बहुत छोटा सा है और जल्दी जल्दी संपन्न होने वाला है, शुरू कर देना चाहिए। देवी शंकर अवस्थी के एक उद्धरण से मैं बात अपनी शुरू करना चाहता हूं। समकालीनता बोध और समसामयिक लेखन का जीवंत संपर्क नई आलोचनात्मक प्रज्ञा को जन्म देता है। समकालीनता बोध, इस शब्द को एसर्ट करते हैं देवी शंकर अवस्थी अपने आलोचक व्यक्तित्व में, और फैलाकर कहें तो अपने लेखक व्यक्तित्व में। आगे वो कहते हैं, और पुस्तक समीक्षा के लिए और इस महत्वपूर्ण क्रिटिकल एक्टिविटी को केंद्र में लाकर ही पांडित्य धर्मी और ठेठ जड़ आलोचना को अपदस्थ किया जा सकता है। देवी शंकर अवस्थी की मुश्किलों के नुक्ते क्या क्या हैं देखिए।
उनको किन बातों से चिढ़ है। हमारी और उनकी चिढ़ें और नफरतें बिल्कुल एक हैं। पांडित्य धर्मी और ठेठ जड़ आलोचना, इसको दृश्य में रहने नहीं देना चाहते अवस्थी जी, अपदस्थ कर देना चाहते हैं। देवी शंकर अवस्थी पांडित्य धर्मी आलोचना को, जो अपने स्वभाव में ठेठ जड़ है, उसको अपदस्थ कर देना चाहते हैं। और उसके लिए उनके पास जो औजार है वो है पुस्तक समीक्षा। वो एक यादगार ऐतिहासिक पुस्तक समीक्षा संकलन विवेक के रंग का नियोजन और संपादन करते हैं। बहुत सारा समय, बहुत सारी बहस, बहुत सारी ऊर्जा का विनियोग करके, और उसकी एक बहुत खूबसूरत, बहुत दस्तावेजी महत्व की भूमिका भी लिखते हैं। जी अवस्थी जी उस भूमिका में बहुत सारी बातें साफ करते हैं। हमको मालूम है कि देवी शंकर अवस्थी जैसा ब्रिलियंट आदमी निरी समकालीनता में महदूद लेखक आलोचक नहीं था, लेकिन समकालीनता कैसे परंपरा को करेक्ट करती है, आप सबको याद करना चाहिए कि रघुवीर सहाय ने अपनी एक कविता में ये कहा है कि अपने पूर्वजों को माफ नई पीढ़ी करती है। इसको अभिधा का जैसा रीतिवाद हिंदी में चल रहा है, और खुद रघुवीर सहाय ने ये कहा है कि प्रभु मुझे पाने दो एक ऐसी बोली जिसके दो अर्थ न हों। लेकिन यहाँ तो बात ही व्यंजना में कही जा रही है। हम लोग कौन होते हैं अपने पूर्वजों को माफ़ करने वाले? और किसी को माफ़ कैसे किया जाता है? एक ऐसे व्यक्ति को जो अनुपस्थित है, दृश्य में नहीं है, उसे माफ़ कैसे किया जाएगा? दरअसल उसको करेक्ट करने की बात हो रही है। युग के तकाजे से अतीत को करेक्ट करने की, स्मृति को करेक्ट करने की बात हो रही है। हमको मालूम है कि किसी भी स्मृति को, वो जीवन की स्मृति हो, साहित्य की स्मृति हो, साहित्य के भीतर अलग अलग विधाओं की स्मृति हो, जब भी उसको किसी शाश्वत और आदिम आशय में स्थिर किया जाएगा तो वो प्रतिक्रियावादियों का, दक्षिणपंथियों का हथियार बनती दिखाई देगी। इसलिए स्मृति की जो गतिमानता है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सारी अवधारणाएं, सारी स्थापनाएं, सब कुछ को सवालों के दायरे के भीतर ले आते हैं देवी शंकर अवस्थी विवेक के रंग की भूमिका में। और वो सिर्फ प्रश्नांकन नहीं करते, जिज्ञासु वो बहुत हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ सवाल नहीं उठाते, उनके पास कुछ सवालों के जवाब भी हैं। मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने उसी भूमिका में कहा है, समय की चेतना और संवेदना एक और अखंडित होती है, व्यक्त चाहे वो कविता में हो, कहानी में या आलोचना में। समय की चेतना और संवेदना एक और अखंडित होती है, व्यक्त चाहे वो कविता में हो, कहानी में या आलोचना में। आलोचना की सर्जनात्मकता का स्वप्न देखने वाले आलोचक कितने कम होते हैं, इस बात को बार बार सोचने की ज़रूरत है। आलोचना के शिल्प का रत जगा करने वाले लोग कितने कम होते हैं। आलोचना को किसी अच्छी कविता या अच्छी कहानी या अच्छे उपन्यास के वज़न पर आयत्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। लेकिन अवस्थी ये कह के समय की चेतना और संवेदना एक और अखंडित होती है, व्यक्त चाहे वो कविता में हो, कहानी में या आलोचना में। आलोचना को
कविता और कहानी के बराबर रखकर एक आदर्श समकक्षता में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आलोचना की नई पेशकश है। हमें पता है कि आज़ादी के ठीक बाद साहित्य के भीतर मूल्यों का जो संघर्ष हुआ उसमें रचना के साथ साथ आलोचना भी शामिल थी। अशोक वाजपेयी उसे रण कहते हैं और उसको याद करने को रणगाथा कहते हैं। और उस रणगाथा के प्रमुख स्थपतियों में देवी शंकर अवस्थी को याद करना, उनको उनकी सही जगह पर याद करना होगा। देवी शंकर अवस्थी ऐसा करने वाले अकेले आलोचक नहीं थे। हम लोग जानते हैं उनके दो समान धर्मा मूर्धन्य तो ज़रूर याद किए जाने चाहिए अवस्थी जी के बारे में बात करते हुए। पहले नामवर सिंह और दूसरे विजय देव नारायण शाही। शुक्रिया भाई साहब, अशोक कुमार पांडे जी भी आ गए हैं। नामवर सिंह और विजय देव नारायण शाही को हिसाब में लिए बिना अवस्थी जी को सम्यक तरीके से याद नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं विवेक के रंग की भूमिका की बात कर रहा था। वहाँ पर समकालीनता बोध पर बार बार असर्शन है अवस्थी जी का। आगे वो कहते हैं, समकालीनता बोध से रहित आलोचना को आलोचना नहीं कहा जा सकता। शोध, पांडित्य या कुछ और भले ही कह लिया जाए। इसके बाद अवस्थी जी अतीत में जाते हैं, हिंदी साहित्य के निकट अतीत में, और उनकी दृष्टि आचार्य शुक्ल की ओर जाती है। वो कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने रस सिद्धांत को जिस तरह से पुनर्प्रतिष्ठित किया, रस सिद्धांत की पुनर्प्रतिष्ठा के पूरे अभियान के पीछे गहरे समसामयिक आग्रह थे। यानी समय का बहुत गहरा दबाव था अपने वर्तमान का। जब रामचंद्र शुक्ल रस सिद्धांत को पुनरुज्जीवित कर रहे थे, साहित्यिक आलोचना के एक औजार के रूप में बरतने की कोशिश कर रहे थे और उसको व्याख्यायित कर रहे थे, तो इसके पीछे समय का बहुत दबाव था उनके ऊपर। भाव योग को ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष माना उन्होंने। प्रकृति चित्रण पर जोर दिया। आदिम रूप व्यापारों के उद्घाटन पर जोर दिया आचार्य शुक्ल ने। कवि कर्म के महत्व और उसकी अद्वितीयता को आलोचना के केंद्र में रखा। ये सारी अवधारणाएं, शुक्ल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं आधुनिक हिंदी आलोचना में जो कल्पना नाम की चिड़िया पर जम के विचार करते हैं। कल्पना पर, और कल्पना हम लोग जानते हैं, कल्पना ही छायावाद का मुख्य औजार है। शुक्ल जी के छायावाद से जो संबंध हैं उसको निराला और शुक्ल के वाद विवाद में समझना एक इकहरी समझ होगी। आप देखिए देवी शंकर अवस्थी क्या कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कल्पना पर बहुत जम के विचार किया, तो इसके पीछे स्वच्छंदतावाद के वही आग्रह थे जो अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रसाद, पंत और निराला को भी प्रभावित कर रहे थे। रीतिकाल की रूढ़ियों और जड़ताओं का जो विरोध और अवमूल्यन किया जाना बाकी था, उस पूरे अभियान में आचार्य शुक्ल प्रसाद, पंत और निराला की लाइन में खड़े दिखाई देते हैं हमको। यानी फिर वही बात कि समय की चेतना और संवेदना एक और अखंडित होती है। इसके बाद अवस्थी जी के वाक्य हैं, व्यक्त चाहे वह कविता में हो, कहानी में हो या आलोचना में, इसे मैं बदल देना चाहता हूँ। मैं कहूँगा व्यक्त चाहे वह निराला में हो, प्रेमचंद में या आचार्य शुक्ल में।
एक अद्वैत प्रस्तावित करते हैं। वो अपने समय की रचना के सरोकारों का, उसकी मूल्य दृष्टि का और उसकी साहित्यिक समझ का एक अद्वैत प्रस्तावित करते हैं देवी शंकर अवस्थी। बहुत सारी बातें हो ही चुकी हैं, तो आज किसी नजूमी या किसी भविष्य वक्ता की तरह भी मेरा कुछ बोलने का मन है। कुछ कुछ इस अंदाज में कि अगर देवी शंकर अवस्थी अभी होते तो क्या होता। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पे याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि तब हम उन तीनों समान धर्माओं के बारे में बात करेंगे। वो होते तो क्या होता, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी और विजय देवनारायण शाही। शुरुआत सबसे छोटी कहानी से करते हैं, वो है नामवर सिंह की कहानी। इस फांसीवादी निज़ाम में अगर नामवर सिंह होते तो क्या होता। होता क्या, वही हुआ जो होता। नामवर जी अपना पुस्तकालय राम बहादुर राय के नेतृत्व में संचालित भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को दे देते। और हम जब तक इस बारे में कुछ सोचते समझते, उनका अमृत महोत्सव, उनका जन्म दिवस समारोह भारत सरकार के संस्कृति मंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में IGNCA में ही मनाया जाता, जहां अपने भाषण में उस महान आलोचक का पहले गृह मंत्री और फिर संस्कृति मंत्री प्रकारांतर से अपमान करते और वो मौन होकर सुनते। हमारे आलोचक प्रवर, हम लोग निराश होते, हम लोग दुखी होते, हम लोग बेचैन होते, और वही होता जो होना था। विजय देवनारायण शाही होते तो क्या होता। मुझे लगता है दो बातें होती, दो बातें हो सकती थी। शाही की राजनीतिक पृष्ठभूमि को याद कीजिए और भदोही में कालीन मजदूरों के लिए जो अथक असमाप्त संघर्ष उन्होंने किया है अपने यौवन में, अपने 30 और 40 के समय में, वो संघर्ष उनको कुछ और बनाता है। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां किताब से जो उनका व्यक्तित्व निकल के आता है, उसमें एक लेख है फर्रुखाबाद लोकसभा उपचुनाव और डॉक्टर लोहिया। क्या बात है करे शुक्रिया भाई साहब। वंदना जी, निकिता जी, सब लोग साथ हैं, साथ बने रहिए तो कुछ और बेसिर पैर की बातें कहने का हौसला भी बना रहे। शाही ने भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां शीर्षक किताब में एक निबंध प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है फर्रुखाबाद लोकसभा उपचुनाव और लोहिया। हमको मालूम है कि शाही जी भी लोहिया से बहुत दूर तक प्रभावित थे। उन्होंने कई सारे प्रसंग उद्घाटित किए हैं। नेहरू जी कभी भी उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेते थे, हमें पता है, लेकिन उस उपचुनाव में खासकर वो आए, लोहिया को हराने के लिए भाषण दिया और नेहरू जी अपने अभियान में नाकामयाब हुए। लोहिया अंततः वो चुनाव जीत गए और एकमात्र बार वो लोकसभा के सदस्य जो हुए हैं लोहिया, वो वही चुनाव जीत के हुए हैं। अन्यथा तो वो फूलपुर से स्वयं पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और पराजित होते थे। वो एक सैद्धांतिक समर था, हम लोग जानते हैं। तो विजय देवनारायण शाही समाजवादी, भारतीय समाजवाद से प्रभावित व्यक्ति थे। सरलीकरण का खतरा उठा के भी ये कहा जाना चाहिए, और उन्होंने मार्क्सवाद से, मार्क्सवादी समीक्षा और उसकी कम्युनिस्ट परिणति और तमाम सारी लेखों में अपने वाचिक से एक अंतहीन बहस चला रखी थी।
लेकिन उस बहस का लॉजिकल कंक्लूजन क्या होता, उस बहस की तार्किक परिणति क्या होती? शमशेर के भीतर जिस तरह का वैष्णव किस्म का लीला भाव और एक अर्पित निरीहता शाही जी ने देखी थी, अपाहिजत्व की देवी मलारमे को उद्धृत करते हुए, ओ आधुनिक कल्पने, जब तूने मुझे न कुछ का अवसर दिया, मैं कृपा के उन क्षणों के लिए तरसता हूँ जब तूने मुझे न कुछ होने या न कुछ सोचने का अवसर दिया। न कुछ का, अर्पित निरीहता का और वैष्णव किस्म के लीला भाव का कवि उन्होंने शमशेर को बनाया। उससे भी बहुत डिबेट है हम लोगों की। लघुमानव वाला निबंध हमारा दस्तावेज है, हमारा समुज्ज्वल उत्तराधिकार है। बावजूद इसके हम दो कल्पनाएं करके देखें। जायसी क्या अपने एक और समान धर्मा कृष्णनाथ जी की तरह एक साहित्य साधक हो गए होते? जीवन के समकाल के कोलाहल से दूर, कैलाश मानसरोवर, लाहौल स्पीति, भारतीय दार्शनिक परंपरा, पूर्वज कवि ही पर गवेषणात्मक निबंध लिखकर वो आज के शोरोगुल से दूर चले गए होते, जिसकी ओर एक कदम उन्होंने जायसी पर एक पूरी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखकर बढ़ा भी दिया था। या वो जामिया के छात्र आंदोलन में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में असामाजिक दक्षिणपंथी तत्वों के घुसते समय उसकी प्रतिक्रिया में होने वाले आंदोलन में, शाहीन बाग में बहुत सारे लेखकों, कवि, कलाकारों के साथ खड़े दिखाई देते। दो संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं। या तो वो कृष्णनाथ के रास्ते पर बढ़े होते और या तो शाहीन बाग की ओर गए होते। अवस्थी जी क्या करते? अवस्थी जी क्या करते? मैं आपको कल का भाषण याद दिलाना चाहूंगा। कल अशोक जी ने इस बात पर इसरार किया था कि अवस्थी जी ने अलग अलग जीवन दृष्टियों, वाह, शुक्रिया वंदना जी, क्या पता देख रहे हो, अलग अलग जीवन दृष्टियों, अलग अलग मूल्य पद्धतियों, अलग अलग सरोकारों के साथ पुस्तक लिखी गई पुस्तक समीक्षाओं का जो संकलन बनाया, उसका नाम रखा विवेक के रंग। विवेक का रंग नहीं, विवेक के रंग। आजकल की बहसों में जिसे बहुलता कहने का रिवाज है, और ये बहुलता शब्द मेरे ख्याल से अशोक जी का ही क्वाइन किया हुआ है। ये शब्द जो आज हम बरत रहे हैं, खास करके आलोचना में और हिंदी की बहसों में, साहित्य संबंधी बहसों में, इसको इस तरह से क्वाइन किए जाने का श्रेय अशोक जी के पास जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अशोक जी ने क्वाइन किए हैं अपनी आलोचना में, और हम लोग उसको आउटसोर्स चुरा लेते हैं, उनसे उधार मांग लेते हैं। उसका कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि भाषा तो लोक की होती है, व्यक्ति की तो होती नहीं। व्यक्तियों की खोजें उसमें घुल जाती हैं। तो अशोक जी ने कल कहा कि विवेक का रंग नहीं, विवेक के रंग। अवस्थी जी ने रंगों की बहुलता की बात की थी। बहुत सारे विचारों, बहुत सारे मूल्यों, बहुत तरह से सोचने की पद्धतियों के सह अस्तित्व का नाम था, बहुवचनीयता का नाम था विवेक के रंग। रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के लिए सामाजिक सद्भाव का जो यूटोपिया निर्मित किया था, और सिर्फ इन्हीं दोनों मूर्धन्यों ने नहीं, हमारे समूचे राष्ट्रीय आंदोलन ने उसका सूत्र वाक्य
उसका सूत्र वाक्य है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता सूत्र वाक्य है। हम अनेक हैं और हमारी अनेकता में, हमारी बहुवचनीयता में, हमारी बहुलता में, हमारे रंगों में एक अंतः सूत्र एकता का है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। ये हमारे राष्ट्र की, जिसका नाम भारत है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन आज का सच ये नहीं है। जनपथ.com एक वेबसाइट है, धर्मनिरपेक्ष विचारों की पत्रकारिता की झांकी आपको देखनी हो तो आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित है अभिषेक श्रीवास्तव का, जो 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद की राजनीतिक परिस्थिति पर बहुत गंभीरता से लिखा गया है। शुक्रिया वंदना जी, सभी साथियों का शुक्रिया। बहुत गंभीरता से उस लेख में अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं और हम सब लोग बेहतर जानते भी हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं कुछ पॉलिटिकल बातें करूंगा जिसका अंततः संबंध साहित्य से बनता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गोपनीयता में यकीन है। संघ के पदाधिकारी, संघ के प्रचारक, संघ के लोग खुलेआम मीडिया के सामने नहीं आते, ये वहाँ की रवायत है। लेकिन 2013 में, 2014 के आम चुनावों के ठीक पहले कोलकाता में देश भर के पत्रकारों, संपादकों को बुलाकर आरएसएस प्रमुख ने 3 दिन का एक औपचारिक सत्र किया था, अनौपचारिक सत्र किया था। ये सत्र जो है एक तरह से संघ के सामाजिक होने का एक सबूत था। बदले हुए समय में बदली हुई रणनीति के साथ संघ अब सामने आ रहा था। ठीक है, ये वक्त था 2013 का। थोड़े से धीरज के साथ आप इस बात को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मेरे ख्याल से जो भी धर्मनिरपेक्षता में रुचि लेने वाले, दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, उनको बहुत मजा आएगा। और इसके पहले अभिषेक श्रीवास्तव अपने लेख में कहते हैं, कुछ हवाले हैं उसमें। उस लेख की अंतर्वस्तु, उस लेख का विषय ये है कि 5 अगस्त के बाद संघ की रणनीति क्या है। हम लोग जानते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई। जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, कश्मीर का जो हुआ सो हमारे सामने है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जिस जगह विवादास्पद ढांचा बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया है और कोर्ट के आदेश से वो काम चल निकला है। और हम लोगों को भीतर ही भीतर ये बात पता है, चाहे हम माने या न माने, कि एक दिन कोर्ट से ही आदेश आएगा और इस देश में कॉमन सिविल कोड भी लागू हो जाने वाला है। यानी जो 3 कोर इशू थे दक्षिण पंथ के, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 370 और राम मंदिर, वो तीनों पूरे हो गए। तो अब आगे क्या? अभिषेक श्रीवास्तव इतिहास में जाते हैं। वो 1987 की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए सभी पक्षों के साथ सरकार ने, तब की कांग्रेस सरकार ने, जिसके नेता राजीव गांधी थे, भारत के प्रधानमंत्री, एक सहमति बना ली थी 1987 में। वो सहमति बन गई थी और उसके समाचार अखबारों में प्रकाशित हुए थे कि अब जो है वो मंदिर बन जाएगा। ऐसी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग्रेजी और हिंदी मुखपत्रों ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में भी प्रकाशित हुई। तो तब के संघ प्रमुख बाला साहब देवरस की निगाह उन पर गई। अभिषेक श्रीवास्तव एक किताब का जिक्र करते हैं जो बहुत जाने माने पत्रकार शीतला सिंह की लिखी हुई है अयोध्या विवाद पर। बाला साहब देवरस ने उस किताब के हवाले से अभिषेक ने बताया है
कि बाला साहब देवरस ने हिंदू पक्ष से विहिप के प्रमुख अशोक सिंघल को अपने पास तलब किया और पूछा कि क्या बात है भाई, तुम लोग राजी कैसे हो गए मंदिर बनाने के लिए। तो अशोक सिंघल ने बाला साहब देवरस से कहा कि अरे भाई, यही तो हमारी मांग थी, इतने वर्षों का संघर्ष और इतने वर्षों की तपस्या अब एक मकाम पर पहुंची है तो हम राजी हो गए, और क्या करते। तब बाला साहब देवरस ने जो कहा वो जानना बहुत ज़रूरी है। उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि इस देश में 800 राम के मंदिर हैं, 801वां फिर तैयार हो जाएगा, लेकिन ये मुद्दा हमको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा सकता है, इसलिए सहमत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम सहमत होते हो तो तुम तथाकथित राम मंदिर आंदोलन की पीठ में छुरा भोंकते हो, ऐसा मत करो। अशोक सिंघल बाला साहब देवरस से मिलकर बाहर आए और उस सहमति से भी बाहर आ गए जो सरकार ने बनाई थी। नतीजा क्या हुआ हम लोग देख रहे हैं। संघ के ही एक बहुत बड़े पदाधिकारी और विचारक हुए हैं सुनील अंबेकर, उनकी एक किताब का जिक्र अभिषेक श्रीवास्तव के लेख में है। सुनील अंबेकर ने कल्पना की है कि आज़ादी के 100 साल बाद 2047 में संघ कहाँ पर होगा। 1947 के 100 साल बाद 2047 में संघ कहाँ पर होगा। सुनील अंबेकर ने लिखा है कि संघ जैसे दूध में चीनी मिली हुई होती है, वैसे भारतीय समाज के अंतःकरण में, उसकी नसों में घुल गया होगा। 2047 में अभी 27 बरस बाकी हैं, लेकिन वो प्रक्रिया कितनी गतिमान है इसे हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता है। अभिषेक ने बहुत अच्छे अपने उस लेख में संघ के एक सूत्र को याद किया है, एकय चालकानुवर्तिता, यानी चालक एक है और उसके अनुवर्ती बाकी सब लोग हैं। यानी आप ईसाइयत से इसको जोड़ के देखें तो लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड वाला जो मुहावरा है, यानी हम सब हमारा चरवाहा भगवान है, ईश्वर हमारा चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। तो अभिषेक ने कुछ बनारसी मज़ाहिया अंदाज में लिखा है कि ईश्वर को, चरवाहे को क्या चाहिए, एक बांसुरी और हुर्र की आवाज़। जैसे ही वो हुर्र करेगा वैसे ही भेड़ों को जहाँ चाहेगा तहाँ हाँक ले जाएगा। तो हम देख ही रहे हैं, एक नेता, एक पुस्तक, एक हीरो की स्थापना कैसे समाज में एक देवता की जा रही है, हम सब इससे परिचित हैं। मैं बात को बहुत दूर ले जा रहा हूं मेरे ख्याल से, लेकिन अचानक समेट भी लूँगा। मेरे ख्याल से वो मौका आ गया है कि मैं अब इसको एक बिंदु पर ले आऊं। प्रधानमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूमि पूजन के बाद मीडिया से जो तक खबरें आई हैं, उसमें कहा कि मंदिर जो है वो आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है। भाषा पे गौर कीजिए, राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला प्रस्तावित राम मंदिर धर्म का नहीं, हिंदुत्व का नहीं, आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है। और संघ के प्रमुख सरसंघ चालक जिनको कहा जाता है, मोहन भागवत ने अब से कुछ महीने पहले दूसरी बार सितंबर 2019 में, 2013 के बाद 2019 में मीडिया से बात करते हुए कहा, और यही बताने के लिए मैंने इतनी लंबी किस्सेबाजी की है। अभिषेक ने उस लेख में बहुत साफ साफ लिखा है, संघ प्रमुख ने मीडिया से कहा, अनेकता में एकता के सूत्र पर हमारा विश्वास नहीं है। अनेकता में एकता के सूत्र पर हमारा विश्वास नहीं है, हम तो एकता में अनेकता के हामी हैं। लॉर्ड इज माई शेफर्ड, अनेकता में एकता नहीं, एकता में अनेकता। अब आप समझ लीजिए कि वो कौन सी एकता होगी, वो कौन सा अम्ब्रेला होगा जिसके नीचे सभी अनेकों को, सभी तरह के अनेक को खड़ा होने के लिए प्रेरित, विवश
या बाध्य किया जाएगा। हम अनेकता में एकता के समर्थक नहीं हैं। हमारा सिद्धांत तो एकता में अनेकता का है। उन्होंने आज़ाद भारत में सामाजिक सद्भाव के सबसे बड़े मुहावरे को उल्टा कर दिया है साहब। वही मुहावरा, अनेकता में एकता का वही कालजयी वाक्य जिसका साहित्यानुवाद है विवेक के रंग, और जो एक यादगार ऐतिहासिक पुस्तक समीक्षा संकलन के रूप में हमारी थाती है। ये थे देवीशंकर अवस्थी। ये थे देवीशंकर अवस्थी। हम सब लोगों ने 5 तारीख को देखा है। चुनाव 2014 के बाद पहली बार सरसंघ चालक और भारत के प्रधानमंत्री को एक दृश्यालेख में पूजा करते हुए हाथ जोड़कर। अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जैसा कि अभिषेक श्रीवास्तव का वह लेख कहता है और जैसा कि हमारा मानना है, जब ये दोनों पद और ये 2 संस्थाएं, सरकार और संघ, एक दूसरे में मिल जाएंगे। और अगर आपको भरोसा न हो तो गर्दन घुमा के चीन की ओर देख लीजिए, क्योंकि सारे अधिनायकवादी तंत्र, वहाँ पर पार्टी का मुखिया ही राष्ट्र का मुखिया होता है। सारे अधिनायकवादी तंत्र एक ही मोडस ऑपरेंडी से काम करते हैं। विवेक के रंग सुन लीजिए, बहुलता पर इसरार सुन लीजिए, सुन करके छोड़ दीजिए, ऐसी बातें बहुत हुई हैं। लेकिन इन बातों का अब क्या महत्व है और हमसे कैसी उम्मीद है, देवीशंकर अवस्थी जैसे व्यक्ति की याद हमको उस उम्मीद तक पहुंचाती है, वहां तक ले जाती है। शुक्रिया भाई साहब। अब मेरे ख्याल से मेरे पास जो सबसे ज़रूरी नुक्ता था वो मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता वाला, और विवेक के रंग नाम की किताब का जो महत्व है, हम लोग मेरे मन में कई बातें हैं। हम लोग जानते हैं कि कहानी पर जो व्यवस्थित, उसको एक एक्सक्लूसिव विधा मान करके जो व्यवस्थित अकादमिक अध्ययन वाला काम है वो शुरू किया देवीशंकर अवस्थी का ही है। उसका श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। शुक्रिया। उसका श्रेय भी अवस्थी जी को मिलता रहा है समय समय पर, कि उन्होंने कहानी को एक एक्सक्लूसिव विधा मान करके उस पर व्यवस्थित ढंग से आलोचनात्मक चिंतन किया। और हमको पता है कि इस कहानी को कहानी की तरह पढ़ा जाए, इसके लिए भी एक आलोचनात्मक संघर्ष देवीशंकर अवस्थी ने नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति की भूमिका में ये लिखा है कि मेरे ख्याल से कुछ नामवर सिंह पर व्यंग्य करते हुए कि ये कहा जाता है कि नामवर जी कविता के औजारों से कहानी की जांच करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, यानी अवस्थी जी के ख्याल से, वो उपन्यास की प्रतीक्षा करते आलोचक हैं। नामवर जी को दरअसल उपन्यास का इंतजार था और लिखी गई कहानी, तो वो उपन्यास की समीक्षा के जो सूत्र हैं उनके जरिए कहानी की आलोचना करते हैं। अच्छी कहानी और नई कहानी वाली डिबेट में नामवर जी से डिबेट तो की ही थी अवस्थी जी ने। हाँ, बस एक बात मैं और कहना चाहूँगा, शुक्रिया सब लोगों का। वो बात ये है कि हम लोग कहानी को उपन्यास के ब्रीफ नोट्स की तरह समझने की जल्दबाजी का एक नतीजा यह निकला कि उसमें से आत्मपरकता को देश निकाला दे दिया गया कहानी में से।
अवस्थी जी आत्मपरकता पर एक इसरार करते हैं। आत्मपरकता को कहानी का एक अनिवार्य तत्व, एक आवश्यक गुण बनाते हैं और उसको बहस के बीच में ले आते हैं, नामवर जी से बहस करते हुए। और याद कीजिए कि एक बड़े फलक पर यह काम और कौन सा आलोचक करता है? यह काम मुक्तिबोध का है, जो वस्तु और आत्म के संबंधों को एक तरह की द्वंद्वात्मकता में पहचानते हैं। शुक्रिया सर। मुक्तिबोध का और अवस्थी जी का एजेंडा इस बिंदु पर एक हो जाता है। बस यही कहने को था मेरे पास। और बातें करने के लिए और समय चाहिए और बेहतर हो कि मैं कुछ लिखूं इस विषय पर। इस पूरे संवाद ने, ख़ासतौर पर अशोक जी के व्याख्यान ने, अरविंद त्रिपाठी के वक्तव्य ने मेरे भीतर एक इच्छा पैदा कर दी है कि मैं अवस्थी जी पर एक निबंध कम से कम लिखूं। ये तो खैर बहुत निजी बात हुई, निजी एजेंडा हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत के लिए ब्रह्म राक्षस को अनेक शह बधाई। इतना खूबसूरत पेज जिसमें आलोचकों की आलोचना पर बातचीत संभव है और उस बहाने आलोचना की राजनीति पर भी बातचीत संभव है, हमको मिला है। इसका खूब उपयोग किया जाए, इसको खूब दूर तक फैला दिया जाए और हिंदी में गंभीरता को तथाकथित लोकप्रियता के सामने, जैसे तोप के सामने एक घिसी हुई पेंसिल, वैसे रख दिया जाए। बस यही कामना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी।